हेलो फ्रेंड, गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, जेपीएससी के लिए जो मेन सीरीज चल रहा है लक्ष्य बैच, उसका ये इकोनॉमी का ये थर्ड लेक्चर है। और चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तरीका से जब कृषि पे, एग्रीकल्चर पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका मॉडल कैसे तैयार होगा। ठीक है, उसका मॉडल कैसे तैयार होगा। तो चलिए, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है भारतीय कृषि के समस्या। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़िए, पहले क्वेश्चन को तोड़िए कि भारतीय कृषि के समस्या के बारे में पूछ रहा है, पहला। दूसरा, इसके समाधान। ठीक है, इसका समाधान पे अपना विचार देना है, आपका विचार क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में दीजिए। साथ ही डब्ल्यूटीओ का भारतीय कृषि पर प्रभाव की समीक्षा करें। डब्ल्यूटीओ का भारतीय कृषि पे क्या प्रभाव है उसकी समीक्षा करने की बात बोल रहा है, उसका मूल्यांकन कीजिए कि किस तरीके से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका समस्या दिखाना है कि देखिए एक क्वेश्चन तो लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में अपने आप में एक क्वेश्चन एक अपने आप में टॉपिक है। तो जिस तरीका से इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे उस तरीका से इस क्वेश्चन को देख लें। इससे हम लोग का क्या होगा कि एक क्वेश्चन भी मिल गया, क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, आपका एक मॉडल आंसर भी मिल गया, और इसके साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए कृषि के समस्या और उसका समाधान। ठीक है, पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, अब इसका डब्ल्यूटीओ ये पार्ट 3 हो गया। ठीक है, पार्ट 3 हो गया, तो 3 क्वेश्चन इसमें मर्ज किया गया है और तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप तो जानते हैं कि जब मेंस का राइटिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि किस तरीका से क्वेश्चन को बांधना है, आंसर को बांध के किस तरीका से लिखना। तो सबसे पहले आपके जबरदस्त रूप में भूमिका होना चाहिए। ठीक है, तो भूमिका देखा है, कृषि एक प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। ठीक है, क्या है? प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है। जो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें जितना तरीका का जब आप देखेंगे कि कच्चे माल से संबंधित जो भी संसाधन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप बोलते हैं। उसी तरीका से अंतर्गत फसल उगाना, फल सब्जी का उगाना, पशुपालन इत्यादि प्रमुखता से जाई जाती है। तो देखिए कृषि के बारे में हम एक लाइन में बता दिए कि क्या है। ठीक है, कृषि के अंतर्गत मतलब कृषि क्या है, कैसे आता है, थोड़ा सा ये बता दिए। क्योंकि देखिए इसकी समस्या देखेंगे, फसल उगाना हो गया, फल सब्जी, पशुपालन, अब इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ से है, तो उसी को हम लोग देखते हुए यहाँ पे बनाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई? तो देखिए 55% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगाररत है, किसमें? आपका कृषि में। ठीक है, कृषि में कितना लोग? 55% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसमें रोजगार है, कार्यरत है आपका, तो कृषि में है। वहीं पे भारतीय जीडीपी में मात्र 17% का योगदान दे रहा है। देखिए 55 लोग मिलके 17 रुपया का योगदान करते हैं जीडीपी में। ये है आपका भारतीय कृषि का चेहरा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आगे क्या लिखा है, भारतीय कृषि वर्तमान में विकासशील अवस्था में है जो अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। ठीक है, अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। कैसे कैसे ग्रस्त है वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका, देखिए यहां से हम लोग चलते हैं, पहला देखते हैं ऋण और वित्तीय समस्या। देखिए भारतीय कृषि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देखिए ये सारा जो पॉइंट है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको अच्छा से आप लोग समस्या में सब लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एक समस्या है। तो देखिए ऋण एवं वित्तीय समस्या, तो ऋण एवं वित्तीय समस्या में आपका आ गया कि छोटे छोटे किसान होते हैं, मतलब छोटे किसान कहने का मतलब है कि जिनके पास लैंड होल्डिंग जो होता है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो 1 एकड़ से कम है। ठीक है, 1 एकड़ से कम है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे आगे आपको मिलेगा कि कौन सा सीमांत किसान जो 1 एकड़ से कम है उसका कितना, सबसे ज्यादा वही प्रतिशत में आपका है। उसी तरीके से फिर आप देखेंगे कि मध्यमवर्ती किसान होते हैं, फिर उच्च किसान, तो इस तरीका से होता है। तो भारत में क्या होता है, जोतों का बंटवारा बहुत ज्यादा हो गया है।
ठीक है ना, डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बहुत ज्यादा हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक से लोन लेने भी उन लोग को मुश्किल होता है। तो जब बैंक से लोन या संस्थागत लोन, भारत में क्या कंडीशन है वो तो आप जान रहे हैं कि बैंक से अगर लोन लेना हो तो कितना फज्जियत वाला बात हो जाता है। तो इस समस्या से किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या उन लोगों को तो बैंकिंग पहुंच नहीं होती है, अगर बैंकिंग पहुंच भी है तो इतनी समस्याएं उसमें रहती है कि उस समस्या को झेल नहीं पाते हैं, और जो समस्या को झेल नहीं पाते तो सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, ऋण लेना ही नहीं बैंक से, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे संस्थागत ऋण अभी भी भारत में बहुत कम है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, तो ऋण और वित्तीय समस्या है, इसमें क्या होगा कि वो जो छोटा किसान है वो साहूकार से लोन लेगा, ऋण पे लेगा पैसा, मान के चलिए 5% रुपए पे आप 5% पे महीना ले रहे हैं, तो सोच लीजिए 12 महीना का 12 60% हो गया, तो सोचिए कितना ज्यादा हो गया आपका पैसा। तो इस तरीका से क्या होता है कि ऋण का वित्तीय समस्या है, यानी संस्थागत ऋण किसानों को उचित रूप से नहीं मिल पाता है। दूसरी आपका हो गया लैंड, ठीक है, लैंड यानी कि जो सीमांत किसान होते हैं या छोटे जो किसान होते हैं उनका जोत छोटा छोटा होता है, तो वो लोग एक बड़े स्तर पे मान के चलिए कि किसी के पास 1 एकड़ से कम जमीन है, और वो भी 1 एकड़ से जमीन है, तो मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा एक चौहद्दी है, वो एक किसान है ए, तो एक का जमीन यहाँ है, फिर एक का जमीन यहाँ है, फिर एक का जमीन यहाँ है, फिर यहाँ है तो देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ पे बी का जमीन हो गया, बी का जमीन यहाँ हो गया, यहाँ पे सी का हो गया, सी का हो गया, तो देखिए ए का यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या इसमें किसी तरीके से बड़ा जो हार्वेस्टर होते हैं या ट्रैक्टर होता है क्या ये जोत पाएगा? नहीं। तो जमीन संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा समस्या है, तो यानी कि इसमें ये लोग क्या होता है कि उचित टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगा, और उस तरीके से क्या होगा आपके साथ समस्या आ सकती है, ठीक है। तो लैंड यानी कि जोत से संबंधित बहुत सारा समस्या है भारत में। उसी तरीके से बाजार तक पहुंच, ठीक है, मान के चलिए कि ऋण ले लिए, वित्तीय समस्या जो था उसका भी आप साहूकार से लेकर आप ले लिए, ठीक है, ऋण ले लिए, खेती भी कर लिए, किसी तरीके से छोटा छोटा ही लैंड है लेकिन आप उसमें खेती कर लिए, ठीक है, उसमें कुछ अपना जो उपज होता है ले लिए, धान का ले लीजिए, मान के चलिए कि हम लोग धान पैडी का, तो धान का ले लिए, तो अब देखिए आप यहां से भी निकल गए, यहां से भी निकल गए, तो अब आपका समस्या कहां पे आ गया कि बाजार तक पहुंच, बाजार तक पहुंच। अब ऐसे भी जानते हैं भारतीय कृषि जो है ना वो निर्वहन योग्य कृषि है, यानी कि लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा है, तो बस उसमें उपज करते हैं उसको खाते हैं, ठीक है, उपज करना उसका अपना वहन करने तक, अपना निर्वहन जीवन निर्वहन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इनके थोड़ा बहुत ज्यादा अगर हो जाता है तो लोग बेचना चाहते हैं, तो बाजार तक पहुंच उन लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। वो समस्या कैसे बनता है कि सरकार की तरफ से जितना भी एमएसपी या संस्थागत खरीदारी जो करवाया जाता है वो भी करवाया जाता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कोई किसान मान के चलिए कि जनवरी, ठीक है ना, जनवरी महीना में वो किसान के पास धान हुआ, चावल हुआ, और उसको ले जाके एमएसपी दुकान पे बेचना चाहता है, लेकिन वो धान बिकता नहीं है जल्दी, ठीक है, नंबर सिस्टम है, तो एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा दुकान है और बहुत सारे किसान वहां पहुंच जाते हैं, तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि वहां पे किसान अपने धान को रख देता है, धान को रख देता है, तो कभी कभी बारिश हो गई तो समस्या है, तो कुछ और भी समस्या आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो किसान होता है ना वो सोचता है कि नहीं भैया चलो जो भी हो, जो बीच में बिचौलिया होते हैं उनको बेच देता है, मान के चलिए कि आपका 2000 रुपए टन है, ठीक है, 2000 रुपए टन है, लेकिन आप इसको 2 महीना इसको वेट करना पड़ेगा, 2 माह इसका वेट करना पड़ रहा है, लेकिन एक बिचौलिया आता है बीच में, ये बोलता है कि काम करो कि ये जो धान है वो तुम हमको 1200 रुपया में दे दो, यानी कि 1400 रुपया में आप दे दो, ठीक है, तो 1200 रुपया में या 1400 रुपया में आप दे दो, इसके बाद में छोड़ दो कि क्या है, तो किसान भी यही चाहता है कि चलो भाई 1200-1400 रुपया हमको तत्काल मिल जा रहा है, मेरा काम है, मेरा काम भी निकल जाएगा, तुम इसके बाद ले जाओ। अब बिचौलिया क्या करेगा कि वहां पे जो एमएसपी का भंडार है या कोई भी भंडार है वहां से तालमेल बैठा कर
इन दोनों के बीच में अपना क्या होता है कि देखिए 6 रुपया का यहाँ पे गैप यहाँ जो था वो पूरा हो गया। 600 रुपया साहूकार और यहाँ पे जो भी है वो मिलकर खाएंगे। तो बताइए किसानों को 600 रुपया का नुकसान हुआ। तो ये समस्या से यानी कि बाजार तक उचित पहुंच नहीं मिल पा रही है, ठीक है, उचित पहुंच नहीं मिल पा रही है। साथ में अब बता दिया गया कि ऑनलाइन बिक्री, तो आप खुद से समझिए कि किसान, भारतीय किसान कितने शिक्षित होते हैं, वो लोग ऑनलाइन बिक्री के लिए कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या है कि किसान अगर 100 किलोमीटर दूर गांव में रहता है और शहर में ऑनलाइन का काम होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या किसान आना जाना करेगा तो नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि चलो भाई साहूकार को ही दे देते हैं, वो अपना बेचते रहेगा, हमको उसे झंझट से नहीं पड़ना है। यहाँ भी लॉस हुआ, ठीक है। किसानों को उचित बीज नहीं मिल पाना, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स होते हैं किसानों की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बीज होते हैं वो महंगे होते हैं और महंगा होने की वजह से किसान ज्यादा पैसा वहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो पुराना बीज होता है उसी बीज को आपको उसका उसी का जो बीज बैंक की जो संकल्पना है, इसी कॉन्सेप्ट पे आया था कि जो भी पुराना बीज है उसको प्रिजर्व करके किसान अपने रखते हैं। अगर आप किसान के मतलब कृषक होंगे या आपके पापा या दादाजी जो भी किसानी करते होंगे, कृषि करते होंगे, उन लोग से पूछिएगा कि बीज को किस तरीके से भंडारित करते हैं वो, ठीक है ना, भंडारित करते हैं और उसी को अगला साल जब बोते हैं। तो देखिए 1 साल के बीच में जीन का चेंज होता है या किसी भी डिफेक्शन आता है तो उपज का जो जितना उपज चाहिए वो उपज नहीं हो पाता है। जब वो उपज नहीं हो पाएगा तो किसानों का उचित मुआवजा या उचित जो प्राप्ति होनी चाहिए, धन की प्राप्ति, वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि धान अच्छा होगा नहीं, अच्छा होगा नहीं तो अच्छा बिकेगा नहीं, अच्छा बिकेगा नहीं तो पैसा आएगा नहीं। तो इस वजह से बीज का भी समस्या देखने को मिलता है। और इसी तब देखेंगे कि जो बड़े किसान होते हैं उनका बीज तक बहुत ज्यादा पहुंच होता है, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और पैसा होने की वजह से वो जाके बीज, एक हाई यील्ड वैरायटी जो बीज होता है उसको खरीद लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऑनलाइन बिक्री हो गया, बीज हो गया। उसी तरीके से मशीनीकरण आज भी देखिए कि बताया कि डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होने की वजह से, ठीक है, कोई किसान का यहाँ है खेती, यहाँ खेती है, यानी खेत अलग अलग नहीं है, ठीक है। जैसे चकबंदी कर दिया गया या आपका हदबंदी किया गया तो उसमें बहुत सीमित ही वो सफल हो पाया था। अब नहीं हो पाया तो क्या होता है, जो डिफ्रेगमेंटेड लैंड है वहां पे उचित मशीनीकरण का उपयोग नहीं हुआ। मान कर चलिए कि 2 क्यारी आपके पास है, छोटा छोटा लैंड का एक दो टुकड़ा, क्या उसके लिए आप ट्रैक्टर ले जाएंगे? तो नहीं ले जाएंगे। छोटा आपका लैंड है तो क्या उसमें हार्वेस्टर ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो मशीनीकरण का अभाव हो जाता है, यहाँ पे मशीनीकरण का भी अभाव देखने को मिलता है। उसी तरीके से पानी का समस्या भी हमेशा देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कि भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी सूखाग्रस्त है, ठीक है ना। तो अगर भारत का नक्शा हम लोग देखें, ठीक है, यानी कि भारत का अगर नक्शा देखें हम लोग तो अबाउट आपका देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए ये आपका लैंड हुआ, तो ये आपका राजस्थान वाला एरिया हुआ। अब ये आपका ऊपर में चले जाइए तो यहाँ पे श्रीनगर हो गया। उसी तरीके देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका, ये पूरी तरीका से सूखाग्रस्त होता है। यहाँ पे ये सूखाग्रस्त ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। साथ ही में उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पे की हरित क्रांति सफल हुई थी, वहां पे नहरों के द्वारा, बोरवेल के द्वारा यहाँ पे पटवन किया जाता था, यहाँ पे सिंचाई किया जाता था। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है विदर्भ, तेलंगाना, ये सब जो क्षेत्र देखेंगे, राजस्थान देखेंगे, इधर मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया देखेंगे, गुजरात देखेंगे, महाराष्ट्र देखेंगे, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे पूरी तरीके से सूखा पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ के जो किसान है ना वो सूखा कृषि करेंगे। और आप लोग जानते भी होंगे कि जो मराठवाड़ा जो एरिया था, विदर्भ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फार्मर सुसाइडल केस जो होता है कि जो कृषक आत्महत्या करते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो भारत का एक बहुत बड़ा तबका है, जैसे कि आप झारखंड में पढ़ रहे हैं तो झारखंड का भी जो आपका पलामू गढ़वा वाला जो क्षेत्र है वो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे आप कि पानी का समस्या यहाँ पे बना हुआ है, इसीलिए उचित कृषि नहीं हो पाती है। साथ ही देखेंगे भारत का जो ये पूर्वी भारत, मध्य भारत, ये जो एरिया है ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है,
तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ भी कृषि का समस्या बना रहता है। तो इस तरीका से हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, पानी का समस्या आप देख लिए, पानी का समस्या देख लिया आप। उसी तरीके से बीमा जान रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल कृषि बीमा योजना आया, लेकिन ये कितना हद तक सक्सेस है वो आप भी जानते हैं। और किसान जो कृषि करते हैं वो कितना संस्थागत जो बीमा है वहां तक पहुंच पाते हैं, ये तो आप खुद जानते हैं। यानी कि ये जो समस्याएं हैं कि बीमा करवाना, कृषि का बीमा करवाना, यहाँ तो लोग अपना बीमा नहीं करवा पाते हैं तो कृषि का क्या करवाएंगे। तो बीमा सरकार की तरफ से बीमा भी किया जाता है, तो उसका भी दायरा बहुत ही सीमित है। यानी कि जो बड़े किसान है या शिक्षित किसान है वो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं पहुंच पाता यहाँ तक। उसी तरीके से उर्वरक, देखिए भारत का जो जिस तरीके से मिट्टी है ना, जो मिट्टी है वो समस्याग्रस्त है। ठीक है, कहीं पे नाइट्रोजन की कमी है, कहीं फास्फोरस की कमी है, तो कहीं पोटास की कमी है। अब इन समस्याओं से जूझता रहता है हमेशा। याद देखेंगे आप कि जो भारत में जो उर्वरक डालने की टेंडेंसी है वो 8:4:2 है, जो कि इसको कहना होना चाहिए 4:2:1 होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन ये है तो किसान अननोन में यानी बिना जानकारी में इसका यूज करते चले जाते हैं, जिससे कि कृषि का मिट्टी का जो स्वास्थ्य होता है वो भी खराब होगा। तो इसके समाधान के लिए हम मृदा स्वास्थ्य हेल्थ मतलब कि सॉइल हेल्थ कार्ड लाएंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाएंगे। ठीक है, जब हम लोग समस्या का समाधान में जाएंगे तो वहां पे दिखेगा। उसी तरीके से देखिए, अभी आपको एमएसपी के बारे में बताया था, यहाँ पे जो कि बाजार तक पहुंच यानी कि एमएसपी उचित मुआवजा नहीं मिल पाना। तो इसमें आप करंट के जोड़िए कि वर्तमान में हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे किसानों के द्वारा उपद्रव मचाया जाता है। हमेशा ये लगा रहता है कि उचित मुआवजा दो, एमएसपी दो। ठीक है, तो ये समस्या हमेशा का हमेशा बनी रहती है। तो ये समस्या आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, यानी कि उचित। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जमीन संबंधी समस्या क्या है कि देखिए भारत के पास कुल 17% जनसंख्या निवास करती है, परंतु विश्व का मात्र 2.4% जमीन यहाँ पे है। यानी कि देखिए 2.4% जमीन पे 17% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि यहाँ पे जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा है। जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा होने की वजह से एक स्क्वायर फीट में देखिए कितना लोग रह रहे हैं। ठीक है, यानी 17, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 300 सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है, बिहार में 1103 है सर। ठीक है ना, तो उस तरीके से जनसंख्या 17% और मात्र जमीन 2.4%। तो यहाँ पे समस्या है। उसी लिए क्या है, कृषि प्राथमिक कार्य आपको बताया, फलस्वरूप कृषि के लिए जोत का आकार संतुलित होना चाहिए, परंतु भारत में ये जो जोत का आकार है वो निम्न है, मतलब भिन्न भिन्न है, वो नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये डेटा आप लोग लिख लीजिए, ये डेटा आप लोग ले लीजिए ताकि ये आपका फॉर्डर मटेरियल की तरह काम करेगा। किसी भी आंसर में कहीं भी आप लिखेंगे तो इसका आप फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है 1 हेक्टेयर से कम, सबसे ज्यादा यही है। 1 हेक्टेयर से कम कितना परसेंट किसान के पास है, 75। ठीक है, कितना, 75.42 यानी 75.242% किसान है जो 1 हेक्टेयर से कम जोत रखते हैं। कितना परसेंट, 75%, अप्रोक्स 76%, याद रखिएगा अप्रोक्स 76% किसान जो है वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि उनके पास है। तो सोचिए जब 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगा तो कितना मशीनीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना मशीनीकरण होगा और कितना वित्तीय समस्या, देखिए यहाँ पे जितना समस्या है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए 10% किसान ऐसे हैं, 10% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर भूमि है। भूमि का जोत का आकार है जो 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक है, वो कितने परसेंट किसानों के पास है, आपका मात्र 10% किसानों के पास है। उसी तरीके से 7% किसान ऐसे हैं जिनके पास 4% से 10%, 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर जमीन उनके पास है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 10 हेक्टेयर से ऊपर जमीन, 10 हेक्टेयर से ऊपर जमीन मात्र 0.25% लोगों के पास है। ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा संसाधनों का उपयोग ये लोग करते हैं, या मशीनीकरण हो, बीमा हो, एमएसपी हो, जो किसी चीज का जो कृषि में जो लाभ, जो वास्तविक लाभ जो कमा रहा है, ये छोटा तबका आपका जो है वो कमाता है, और सबसे कम रह जाता है आपका
आपका सीमांत किसान, ठीक है, जो आपका जो 75% जो किसान है ये अब जो भी सरकारी योजना है, संस्थागत वित्त हो गया आपका, एमएसपी का लाभ हो गया, मशीनीकरण हो गया, उर्वरक हो गया, हाई यील्ड वैरायटी जो बीज होता है वो हो गया, उन सब से ये वंचित ये रहने ये यही वर्ग है जो वंचित रह जाता है। देखिए अब क्या होगा, जोत का आकार असंतुलित रूप के कारण भूमि का विखंडन दिनों दिन हो रहा है। मान के चलिए कि एक तो एक उल्टा पिरामिड बना दीजिए, मान के चलिए कि आपका ग्रैंडफादर है, यानी कि दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, 3 बेटे हो गए। दादाजी के पास 10 हेक्टेयर जमीन था, मान के चलिए कि 9 हेक्टेयर, सिंपल रख लेते हैं, आपका 9 हेक्टेयर जमीन है, तो अब कितना में बट गया, 3-3 में बट गया, फिर इनके 3 बेटे, फिर इनके 3 बेटे, ठीक है, फिर इनके 3 बेटे, उसी तरीके से फिर इनके फिर, तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, ये 9 हेक्टेयर जमीन है वो लगातार बनते जा रहा है, डिफ्रेगमेंट होते जा रहा है, होते जा रहा है। एंड ऑफ द टाइम ऐसा आता है कि इन लोग के पास देखिए ये 1 हेक्टेयर से कम जमीन पड़ जाता है, यानी कि इस वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और जब इस वाले कैटेगरी में आ जाएंगे तो समझिए फिर समस्या उसी तरीका से होगा, यानी कि भूमि का विखंडन दिनों दिन हो रहा है, फलस्वरूप अब क्या होगा, विखंडन होगा तो मशीनीकरण का अभाव होगा, विखंडन होगा तो मशीनीकरण का अभाव होगा, और जब मशीनीकरण का अभाव होगा तो उत्पादकता में कमी आएगी ना, उत्पादकता में कमी आएगी, आपको उत्पादकता में कमी आएगी तो समझ ही रहे क्या होगा, आपको उचित जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अब क्या होगा कि समस्याओं के समाधान के लिए निम्न बातों के ध्यान में रखा जा सकता है। तो देखिए इस तरीका से भारतीय कृषि जूझ रही है, अपनी समस्याओं से जूझ रही है। देखिए इसमें क्या है आपका कि अब आपको आंसर जब लिखना हो तो इतना ये समस्या जो आपका है ना, तो इसी समस्या को जितना आपको बताया इसी को तोड़ मड़ोड़ के आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तोड़ मड़ोड़ के लिखने का मतलब क्या है कि एमएसपी, एमएसपी पे आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक, तो कीटनाशक पे भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि ना, कीटनाशक है तो क्या किस तरीके से कीटनाशक खरपतवार नाशी 4-2D आ रहा है तो वो कितना आ रहा है, क्या किसानों को जहां तक पहुंचना चाहिए कीटनाशकों तक, क्या वहां तक किसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। तो मशीनीकरण का अभाव हो गया, उत्पादकता में कमी आ गई आपकी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस समस्या जो है उसका समाधान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए भूमि का एकीकरण हम लोग कर दें, भूमि का एकीकरण कर देंगे हम लोग, जैसे छोटे छोटे किसानों के खेतों को समूह बनाकर उसमें बड़ी स्तर पर कृषि किया जा सकता है, ठीक है। इससे सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है ना कि छोटा छोटा मान के चलिए कि 4-5, मान के चलिए 100 किसान हो गए यहाँ पे, किसी के पास ABCD जो भी करके है, ये सबका अलग अलग जमीन है, ठीक है, ये सबका अलग अलग अपना अपना जमीन है। तो अब बताइए कि सब कोई अलग अलग इसमें खेती कर रहा है तो क्या उसको लाभ होगा, क्या मशीनीकरण का लाभ उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, क्या अच्छा उर्वरक का उपयोग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसमें उसको मान के चलिए कि कितना सबका अलग अलग इंडिविजुअल होगा तो कितना ज्यादा उपज हो जाएगा, तो उपज को आप अच्छा से MSP बेच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी समस्याओं से किसान जूझ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ले आते हैं सहकारी कृषि, यानी सारे किसानों को बैठाकर एक जगह पे इस भूमि को एकत्र कर दिए, एक में कर दिए, अब एक संस्था बना दिए, एक संस्था बना दी यहाँ पे। और जब एक संस्था बन गया तो अब क्या हुआ कि सारे किसान मिलके उसमें मेहनत करें, यहाँ पे अब मशीनीकरण का लाभ उठाइए आप, हाई यील्ड वैरायटी आपका जो बीज है वो डालिए आप, ठीक है। यानी कि जितने भी ऊपर में देखिए ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं में, ठीक है, इस समस्या से आप जूझ सकते हैं, इस समस्या में जितना ज्यादा ज्यादा हो सके आप इसमें आप इसका समस्या के जूझ सकते हैं। तो उसी तरीके से सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तो भूमि का एकत्रीकरण, एकत्रीकरण, ठीक है, ऐसा गलत हो गया है, एकत्रीकरण होगा, ठीक है, तो एकत्रीकरण हो गया भूमि का पहला। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों का सहारा लिया जा सकता है और कृषि को व्यावसायिक बनाया जा सकता है। देखिए भूमि अधिग्रहण, जैसे आज हम लोग रोड का जब हाईवे निकलता है
या कुछ वैसा मिनरल्स निकल जाता है, तो हम लोग भूमि को एक्वायर करते हैं ना, सरकार एक्वायर करती है ना, तो उसी तरीके से कृषि के लिए अधिग्रहण कर लीजिए। मान कर चलिए कि उस भूमि को लीज पे लिया जा सकता है। अब भूमि को लीज पे लेके 5 साल 10 साल के लिए लीज पे लेके किसान को एक अमाउंट दे दिया जाता है, और उसमें एक बेहतर कृषि का मॉडल लाके, जैसे आपका हो गया कि आपका अच्छा धान का खेती कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं, या जो द्वितीय हरित क्रांति का जो आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपका बागवानी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है, तो भूमि अधिग्रहण करके आप उसको व्यवसायिक रूप दे सकते हैं। व्यवसायिक रूप देने से क्या होगा कि अच्छा खासा अमाउंट में पैसा भी आएगा और वो खेत का अच्छा से यूटिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 को लागू किया जाना। देखिए, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008, इसमें क्या था आपका कि जो भी भूमि आपके पास है उसका आधुनिकीकरण करने के लिए आप इसको अधिग्रहण कर सकते हैं। अधिग्रहण करके किसानों से और उनको उचित मुआवजा दे सकते हैं। तो उचित मुआवजा देकर आप खाद्यान्न की समस्या से निपट सकते हैं। खाद्यान्न की समस्या से निपट सकते हैं, उसको निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था के रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको व्यावसायिक कृषि, उसमें चाय, कहवा, ये सब आप हो सकते हैं, जूट, या किसी तरीके से व्यावसायिक रूप से कृषि करके, और जहां पे जो खाद्यान्न कृषि कर रहा है उस पे आप उससे ज्यादा, आप इतनी भी ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वन अधिकारी नियम 2006 का बेहतर क्रियान्वयन करना। इसमें देखिए आपका क्या किया जा सकता है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 जब लाया गया था, तो इसमें ये बोला गया था कि जो वन के उत्पाद हैं, जो जो वनोत्पाद उत्पाद हैं, उसका बेहतर तरीका से बेचा जा सकता है। जैसे झारखंड में पलाश नाम का एक क्या उसको बोलते हैं, मॉल में आपका आउटलेट बनाया गया है। उसमें क्या है कि जो भी वन का जो पदार्थ है, जैसे कि आपका मध हो गया, मध, ठीक है, मधु हो गया, उसी तरीका से आपका हो गया बहुत सारे वन में ऐसे कुछ खाने वाले चीज आते हैं, उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। या फिर आपका हो गया रेशम का, रेशम कीट का उपयोग करके वन अधिकार कानून के अंतर्गत ही सरकार उसमें अधिनियमित करके रेशम कीट पालन किया जा सकता है। तो किसानों को रोजगार भी मिलेगा और रेशम का उत्पादन भी होगा, जिससे क्या होगा, आपका आपका एक अच्छा उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनेगा तो अर्निंग ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो इसका आपका वन अधिकार अधिनियम, अधिकारी हटा दीजिएगा, अधिकार बस पढ़ना है, अधिकार अधिनियम 2006 का बेहतर क्रियान्वयन, यानी कि उसको बेहतर रूप से क्रियान्वित करके हमारे जो आदिवासी भाई बंधु हैं उनका भी एक अच्छा तरीका से बेहतर जीवन जीने के लिए उनको बना सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू, ठीक है, मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016, ठीक है, इसमें आपका क्रियान्वयन किया जाता है। देखिए, मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 लाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जब आपको, जैसा कि ऊपर में बताया था अभी आपको, देखिए कि सारे किसानों से जो लैंड है वो लीज पे ले लिया जाएगा। अब लीज पे लेके उसमें अपना अच्छा से कृषि किया जा सकता है। तो ये आपका, यही आपका मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 लाया गया था। फिर क्या है आपका, बीज से रिलेटेड आपका क्या कर सकते हैं। देखिए, भारत में अधिकतर किसान अभी भी पारंपरिक बीज का उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि किस तरीका से जो भारतीय किसान है वो बीज को प्रिजर्व करते हैं और फिर करते हैं। इससे में क्या होता है कि एल्डिंग जो होती है ना, जो बीज का जो उपज होना होता है, जो रिजल्ट मिलता है उपज के रूप में, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीन डिफेक्टिव हो जाते हैं, या उसमें उतनी उत्पादकता की क्षमता नहीं रहती है, तो समस्याएं आती हैं। ठीक है, हो जाती है, तो इससे निरस्ता बनी रहती है, वहीं आर्थिक बोझ समझा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा क्योंकि साहूकार से ऋण भी ले लिए, घर का जो आपका बीज है उसी को बो भी दिए, अच्छा यानी कि उचित उपज होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। तो इन दैट केस क्या होता है कि आप पे बर्डन लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसके समाधान के लिए आप एक कदम उठा सकते हैं कि नई बीज वहनीय मूल्य पर बनाया जा सकता है। जैसे कि
मोनसैंटो कंपनी है जो कपास की कृषि बीज बेचती है। तो आप जान रहे मोनसैंटो केस भी हुआ था, ठीक है। तो उस तरीके से तो सरकार के पास ये राइट होता है कि किसी भी बीज कंपनी को या किसी भी उसका राइट लेकर उसका एक निश्चित मतलब कि जो कहा जाता है ना कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। तो एक वहनीय मूल्य पे बीज उपलब्ध करा दीजिए किसानों को कि हाँ भैया इतना में आप वहन कर सकते हैं, वहां कीजिए। उसमें सरकार क्या कहती है कि जब बीज अधिक होता है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे देती है किसान को कि ठीक है 100 रुपए के जी आपको मिल रहा है, आप ले लीजिए, 40 रुपये हम आपके खाता में पैसा डाल देंगे, तो 60 रुपया का बन गया ना। या फिर कंपनी को ही बोल देती है कि नहीं आप 60 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते हैं, 40 रुपया का जो भरपाई होगा वो सरकार आपको करेगी, वहन करेगी, ठीक है। तो वहनीय मूल्य पर बीज का बनाया जाना, इसके लिए बाजार में मोनोपोली को हटाना होगा। मोनोपोली को कैसे हटा सकते हैं आप कि एक से ज्यादा कंपनी को खड़ा कर दीजिए या फिर कैप लगा दीजिए, ठीक है। सरकार कैप लगा दी कि इतना से ज्यादा महंगा बीज नहीं बो सकते हैं, तो आपका मोनोपोली को हटाना पड़ेगा, ठीक है। एफडीआई को 100% बीज के क्षेत्र में लाना, ठीक है। एफडीआई को 100% बीज उत्पादन क्षेत्र में लाना। जब एफडीआई को 100% ला देंगे तो मान के चलिए कि मोनोपोली कैसे हटेगी। तो मान के चलिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी मोनोपोली बना ली कि बाजार में जितना भी बीज है वो एक ही कंपनी बेच रही है, तो ये अपना 1000 एक बीज का रख दी, ठीक है। तो किसान को फिर भी तो खरीदना ही पड़ेगा, और जब किसान को खरीदना पड़ेगा तो अब क्या कर दीजिए एफडीआई ले आइए। एफडीआई ले आए तो यहाँ पे बी सी डी ई एफ मतलब कि ईटी से डॉट 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 मतलब कि बहुत सारी कंपनियां आ गई। और जब बहुत सारी कंपनियां आ गई तो ये अगर 1000 रुपये अगर ये बेच रहा है, अगर ये 1000 रुपये बेच रहा है तो हो सकता है कि लोग 500 रुपये बेच दे। अभी 500 बेचा तो 400 में 4 300 300 200 200 100। तो इस तरीके से मोनोपोली किसी कंपनी का मतलब हटाया जा सकता है। आगे क्या है, ग्राम बीज की अवधारणा को मजबूत करना। देखिए अभी बताया था ना ग्राम बीज क्या होता है कि ग्राम में मतलब कि ग्रामीण किसानों को एकत्रित करके और ये बोला जाता है कि आप बीज की जो आपके पास बीज बच जाता है उसको एक बैंक बना दीजिए, उसका एक बैंक बना दीजिए। बैंक का मतलब ऐसा नहीं है कि वही बैंक होता है जो सरकारी बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, वही नहीं, नहीं। एक मान के चलिए कि एक गोडाउन है। अब इसी गोडाउन में आप जाके बीज जो है ना उसी ग्राम में ले जाकर उसी ग्राम के उस गोडाउन में ले जाके आप लोग जमा कर दीजिए, जमा कर दीजिए। अब मान के चलिए कि यहाँ पे कितना, मान के चलिए कि 10 किसान इसमें अपना बीज जमा करते हैं। अभी 10 किसान मान के चलिए कि जब आगे चल के खेती करते हैं तो इनके पास बीज ज्यादा है, एक्स्ट्रा बीज है। अब एक्स्ट्रा बीज है तो अब क्या होगा कि ये दूसरे किसानों को बेच दें, तो इस तरीके से क्या होता है इस गोडाउन में जिस तरह प्रिजर्व करने का जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा है, तो बीज की क्वालिटी बनी रहेगी। जब क्वालिटी बनी रहेगी तब क्या हुआ कि ये किसान जब लेके बेचेंगे तो जो हम लोग बाजार में मोनोपोली है, जिस कंपनी का मोनोपोली है उस कंपनी के मोनोपोली को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। मोनोपोली हटा सकते हैं और किसान इसी बीज बैंक से अपना काम चला सकते हैं। उसी तरीके से आप आइए जीन बैंक बनाना। आप लोग जीन बैंक तो जान ही रहे होंगे। जीन बैंक क्या होता है, यानी कि जीन बैंक बनाना, मान के चलिए कि कोई भी धान का पौधा हो गया, धान का बीज हो गया, गेहूं का बीज हो गया, तो उसका जीन को प्रिजर्व करना। और जीन को प्रिजर्व करके उसी को बनाना, उसी से आगे चल के मतलब बीज बनाते चले गए। या फिर कोई आपसा ऐसा वैश्विक आपदा आ गया या कोई भी आपदा आ गया, इन दैट कंडीशन सारे बीज खत्म हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो जब जीन बैंक में आपका बीज का सैंपल बचा हुआ है, यहाँ पे जीन बचा हुआ है, तो उसी से आप दोबारा जीन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जीन बैंक अगर बनाते हैं तो जीन की विविधता का संरक्षण हुआ रहता है। जीन बैंक जब हम बना देंगे तो जीन की विविधता का संरक्षण रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे कितना भी हवा तूफान या कितना भी आपदा आ जाए तो जीन बैंक में अपना संरक्षित है, ठीक है। अब जब वो चीज का फसल बर्बाद हो गया या किसी भी तरीका से वो चीज नष्ट हो गया तो इसी जीन बैंक से हम लोग विविधता को बचा सकते हैं, ठीक है। जब विविधता को तो किसी समय आपदा के समय में इसका उपयोग कर सकते हैं और सरकार इसके लिए कोष तैयार करे, तो इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं।
सदाबहार हरित क्रांति, इसको द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें बोला जाता है उच्च बीज तकनीक या देश में ही मेक इन इंडिया बनाना। ठीक है, सदाबहार क्रांति आया तो इसमें सदाबहार क्रांति जहां वैसे देखिए सदाबहार क्रांति कहाँ चलाया जा रहा है, वैसे क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां हरित क्रांति का लाभ नहीं हो पाया है, हरित क्रांति का लाभ नहीं हो पाया है। तो उस कंडीशन में हम लोग हरित सदाबहार क्रांति ला रहे हैं, उच्च बीज तकनीक को इसमें लाया जाए और देश में मेक इन इंडिया समस्या जो मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है, यानी कि भारत में ही अच्छा बीज बनाया जाए। ठीक है, भारत में ही अच्छा बीज बनाया जाए, ये आपका हो गया। फिर जीएम, ठीक है, जीएम बीज को प्रोत्साहित करना। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई, यानी कि मान के चलिए कोई भी जीन में अगर कोई समस्या आ जाता है तो उसको मॉडिफाई करके उसको उस फसल को फिर से अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई जान रहे हैं। तो कोई भी बीज में जब कोई समस्या आ जाता है तो जीन को मॉडिफाई करके उस बीज को तंदुरुस्त बना के और उसको फिर बाजार में लाइए आप। ठीक है, पानी के लिए अगर समस्या आ रहा है तो पानी का समस्या हम लोग किस तरीके से देखिए, कृषि की सिंचाई के लिए जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, परंतु भारत में 17% जनसंख्या मात्र 4% जल का उपयोग करती है, मात्र 4% जल का उपयोग कर रही है। ठीक है, तो अतः इसमें क्या किया जा सकता है, तो भारतीय कृषि की मानसूनी आधारित कही जाती है, मानसून आधारित है जो अपना जो भारतीय कृषि है मानसून आधारित कृषि है। तो इसमें अब क्या होगा आपका, तो मानसून आधारित है। तो देख आप भी जानते हैं कि मानसून की अनिश्चितता बनी रहती है, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में सूखा घोषित किया गया था, कौन सा ईयर, 2010, 2011, 2012, 2013। अब आप बताइए कमेंट में कि कौन सा। ठीक है, तो मानसून की अनिश्चितता बनी हुई है तो आपका सूखा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि कम पानी होगा तो क्या हो जाएगा, सूखा बढ़ेगा, और ज्यादा पानी आ जाएगा तो बाढ़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये समस्या हमेशा बनी रहती है। ठीक है, ये समस्या हमेशा बनी रहती है और ये बढ़ते ही चली जाती है। ठीक है, समस्या बढ़ती ही चली जाती है। अब क्या हुआ, मानसून की अनिश्चितता है, एक तरफ सूखा हो रहा है, एक तरफ बाढ़ हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से पानी का अभाव रहेगा और पानी का आधार रहेगा तो भारत में पठारी क्षेत्र कृषि अधिक प्रभावित होगी, और इसी पठारी क्षेत्र में अपना झारखंड आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका झारखंड आपका झारखंड इसी में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जैसे झारखंड। ठीक है, ये सब देख रहे हैं ना, यही सब है, जैसे झारखंड आपका हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मतलब अपना आंसर को किस तरीके से रिच बना सकते हैं। अब पानी की समस्या से निपटना है तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो देखिए इसमें आप क्वेश्चन को आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया, उसमें क्या बोला गया कि त्वरित सिंचाई एवं का लाभ का कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम लाया गया, यानी कि नहर बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा, जलाशय बनाया जाएगा। उसमें क्या है कि आप जैसे ही सूखा का संभावना आता है तो आप तुरंत ही से सिंचाई कीजिए, अपना खेत को बचाइए, फसल को बचाइए। जल स्राव विस्तार कार्यक्रम, जल स्राव विस्तार कार्यक्रम, तो जल का जो स्राव हो रहा है, बह रहा है, यानी कि नदी में पानी बह रहा है तो डैम बना के रोक दो। ठीक है, गांव में पानी बह रहा है, चक डैम बना दो, आहर बना दो, नाला बना के एक जलाशय में जाकर स्टोर करो। ठीक है, तो ये सब हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग वाला समस्या मतलब जो हो गया वो सब हो गया। तो जल स्राव विस्तार कार्यक्रम, कि जल का जो स्राव हो रहा है उसका विस्तारीकरण करते हुए उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करो। हर खेत को पानी आप जान ही रहे हैं क्या मिल रहा है आपका, हर खेत को पानी मतलब वही जलाशय बनाना, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल जो इरिगेशन हो गया, उस सबको आप हर खेत को पानी के रूप में आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। पर क्रॉप मोर ड्रॉप, यानी कि मान के चलिए कि कोई भी पौधा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आप तो जान ही रहोगे स्प्रिंकल सिंचाई क्या होता है। यहाँ पे मान के चलिए ये है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, अब ये आपका लगातार आपका खेत में जा रहा है। और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो ड्रिप इरिगेशन होता है तो मान के चलिए यहाँ पौधा है तो यहाँ पे छेद कर दिया, यानी कि सीधे पौधा पे ही पानी जा रहा है, तो ड्रिप इरिगेशन। और जब दूसरे जगह पे मतलब कि फुहारा मार के आप पौधा को पटा रहे हैं
और पौधा को जितना पानी चाहिए उतना ही दे रहे हैं, तो आपका स्प्रिंकल सिंचाई हो गया, स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया। तो पर क्रॉप मोर ड्रॉप, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पानी का समस्या रुकेगा, और पानी का समस्या रुकेगा तो आपका कृषि बेहतर होगा। नमामि गंगे कार्यक्रम को लागू करना आप जान ही रहे हैं। और चलिए अब आप लोग बताइए नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। वैसे इसमें ईयर नहीं लिखना होगा, मेंस है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानना चाहिए कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो इसको इसको मतलब कि अच्छा रूप से क्रियान्वित करना, ठीक है। अब इसी में है, आप याद रखिएगा कि गंगा के यहाँ जैसे ना 5 किलोमीटर तक हरित क्षेत्र के रूप में डेवलप करना है, वहां पे सिंचाई करना है, उसके बारे में बताया गया है। जल क्रांति अभियान चलाया गया है। जल क्रांति अभियान, इसमें जल संरक्षण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको देख के जहां पे जल को रोका जा सकता है, उस जल को रोकने के लिए जल क्रांति अभियान लाया गया। जल जीवन मिशन लाया गया। जल जीवन मिशन लाया गया तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया। वर्षा जल का संचयन करना है आपका, भूजल पुनर्भरण, ठीक है। कृषि में भूजल पुनर्भरण मतलब क्या होता है कि भूमि से जितना पानी निकल रहा है कोशिश करना है कि उतना पानी को भूमि में पहुंचाना है। तो उसके लिए आपका वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, नल में आपका आहार बना के, तालाब बना के। तो आप जानते हैं कि तालाब वगैरह बन जाता है जब, या कहीं पे आपका बड़ा जलाशय है, वहां का जल स्तर हमेशा बना रहता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करना था। अपशिष्ट जल का उपयोग करना, मान के चलिए कि आपके बाथरूम का पानी निकलता है, आपका किचन का पानी निकलता है, तो इस पानी का आपको क्या करना है, आपका अपशिष्ट जल है उसका मतलब उसका रिसाइकल करके फिर से उसको रीयूज किया जा सकता है। जैसे किचन वाटर होता है, तो किचन वाटर होता है तो किचन गार्डन बना दिया गया, यानी किचन से जो भी आपका पानी निकल रहा है किचन गार्डन में हो गया। बाथरूम का पानी है तो वो आपका जाकर नीचे एक टैंक में वाटर हार्वेस्ट हो रहा है, वहां पे हो रहा है, उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करके आप अपना गाड़ी धोने के काम कर सकते हैं, या अगल बगल जो भी पानी का छिड़काव होता है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। इसी पानी को आप उपयोग मतलब उसका रिसाइकल करके आप उसका कृषि कार्य में भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से क्या आपका ड्रिप इरिगेशन आपको बताया अभी, स्प्रिंकल सिंचाई हो गया आपका, मल्चिंग हो गया आपका। तरीकों का उपयोग कर जल संबंधित समस्याओं का दूर किया जा सकता है एवं ज्यादा जल ग्रहण वाली फसलों के स्थान पर कम पानी वाली जल ग्रहण क्षमता के, आप लोग जानते होंगे कि 1 केजी चावल उपजाने में 35 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है, 35 लीटर पानी का उपयोग होता है। तो इसीलिए बताया जाता है जो विदर्भ तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, या जहां पर सूखा वाला जो क्षेत्र है, वहां पे धान की कृषि न करके गन्ना का कृषि करो, ठीक है। गन्ना का कृषि न करके वहां पे जो भी आपका बाजरा, मिलेट्स का जो भी होता है, दलहन का जो कृषि होता है, उस कृषि करने के लिए सलाह दी जाती है। क्योंकि वहां पे जब दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका पानी कम लगता है। पानी कम लगेगा तो आपका जो ज्यादा जल वाहनीय जो पौधा है या कृषि है, उसको हम लोग उस समस्या को दूर कर सकते हैं। उर्वरक के बारे में आपको जैसा बताया था, ठीक है, कि इसका जो अनुपात होना चाहिए 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन 8:4:2, ठीक है, 8:4:2 देखा जाता है। इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जब दुरुपयोग बढ़ेगा तो भूजल मतलब भूजल और मृदा प्रदूषण बढ़ेगा, मृदा प्रदूषण बढ़ेगा ना। उसी तरीके से उर्वरक का स्मगलिंग होगा, उर्वरक का स्मगलिंग होगा। भारत से कहां जाएगा, नेपाल में जाएगा, बांग्लादेश जाएगा। या मान के चलिए कि सरकार एक सब्सिडी अगर दे रही है आपको, तो मान के चलिए कि 1 एकड़ जमीन है, अब इसमें आपको 10 केजी आपको लगता है खाद लगता है। अगर इसको 4:2:1 में दे रहे हैं, तो अब यही अगर आप 8:4:2 में अगर देना शुरू कर देते हैं तो देखिए सीधे 5 किलो पे आ जाएगा। तो 5 किलो तो आपका 5 किलो डेफिसिट में गए ना, तो 5 किलो तो आप कहां से खरीदेंगे, मार्केट से ही खरीदेंगे। और जब मार्केट से खरीदेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे गैर कानूनी रूप से दिया जाएगा। और जब गैर कानूनी रूप से, तो उर्वरक का स्मगलिंग हो रहा है यहाँ पे। प्लास्टिक निर्माण, तो प्लास्टिक निर्माण, ठीक है। तो जिस तरीके से मान के चलिए कि ज्यादा आप सिंचाई कर देते हैं, तो ठीक है, तो ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, या उसी तरीके से उर्वरक का जो यूज होता है वो प्लास्टिक निर्माण में या दूध में मिला दिया जाता है, या कुछ ही तरीके से मतलब यूज किया जाता है, मतलब कि उसका
गलत उपयोग किया जाता है उसी का निर्माण में 2 बार लिखा गया है, ठीक है। कृत्रिम दूध निर्माण, देखिए कृत्रिम दूध निर्माण जब जब किया जाता है तो उसमें आपका कृत्रिम दूध निर्माण में भी यूरिया का यूज किया जाता है, झाग बनाने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है, तो इस तरीका से होता है। देखिए भारत में यूरिया, ठीक है, फास्फोरस और पोटास आयात किए जाते हैं। यूरिया सबसे कम किया जाता है, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा पोटास, ठीक है, पोटास, फास्फोरस, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके यूक्रेन और रूस के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध छिड़ा तो सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा टेंशन में आए। क्यों? क्योंकि यहीं से यूक्रेन से रसिया से सबसे ज्यादा यहाँ पे पोटास आया करता है, ठीक है, आता है। तो उस तरीके से फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, भारत में आयात किया जाता है। देखिए पोटास का आपका फास्फोरस कितना है, 80 से 85%, पोटास आपका 100% इस तरीके से आयात किया जाता है, ठीक है। तो जब इतना आयात किया जाएगा और जो रेशियो है 8:4:2:1 अगर उसमें नहीं डालाएगा तो क्या होगा, सरकार का राजकोषीय दबाव बढ़ेगा, ठीक है, सरकार का राजकोषीय दबाव बढ़ेगा। ये सब नेगेटिव पॉइंट में जा रहा है, सब नेगेटिविटी। देखिए इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो देखिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी देना, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी देना कि नहीं आपको जितना चाहिए उतना ही चाहिए, उतना ही देंगे, बस उससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। तो कब कब आप कम लीजिएगा, कम लेंगे तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड लाया गया, ठीक है ना। आपका जो मिट्टी है उसका हेल्थ चेकअप होगा, चेकअप करने के बाद आपको पता चलेगा कि किस, मेरा मान के चलिए कि मेरा 10 जगह खेत है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ यूरिया हमको ज्यादा देना पड़े, यहाँ पोटास ज्यादा देना है, यूरिया कम देना है, यूरिया ज्यादा देना है, पोटास कम देना है, ठीक है। तो जिस उर्वरक का जितना डिमांड होगा उसी अनुपात में देगा, और जब उसी अनुपात में देगा वो, तो क्या होगा, मृदा का जो हेल्थ है तो बना रहेगा, तो उर्वरक कम देना पड़ेगा ना, तो राजकोषीय दबाव भी कम पड़ेगा। देखिए इससे अनुपातिक उर्वरक सीधे किसान को देना, ठीक है। नीम कोटेड यूरिया का यूज करना, देखिए पहले जब नीम कोटेड यूरिया नहीं आता था ना तो इसका स्मगल बहुत ज्यादा होता था नेपाल में और आपका बांग्लादेश में। इसमें क्या होता था कि जैसे दूध में मिला दिया जाता था और उसमें शराब में मिलाया जाता था, या इसी तरीके से बहुत सारा उसका मतलब गलत उपयोग किया जाता था और बाजार में उस प्रोडक्ट को बेचा जाता था। उससे एक तरफ स्वास्थ्य की हानि होती थी, वहीं दूसरी तरफ उर्वरक की भी हानि होती थी और उस राजकोषीय दबाव बढ़ता था। लेकिन 2016 से नीम कोटेड यूरिया ला दिया गया, और जब नीम कोटेड यूरिया ला दिया गया तो आप दूध में कैसे डालेंगे, दूध तो तीखा लगेगा, तीता लगेगा, पीने में लगेगा, ठीक है। तो आप नहीं डाल सकते हैं। तो नीम कोटेड यूरिया जब आने से जो उर्वरक का जो समस्या था वो समाधान हुआ। उसी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पहले उर्वरक में क्या होता था कि डीलर को या कंपनी को ही ज्यादा डायरेक्ट जाके दे दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं किया जाता है, अब वैसा नहीं किया जाता। अब आप लीजिए, मान के चलिए कि 100 रुपया का यूरिया है, 100 रुपया का है, मान के चलिए कि जो उर्वरक 100 रुपया का है, आप दुकानदार को ले जाके 100 रुपया दे दीजिए, ठीक है। आप मान के चलिए 60 रुपया आपको उर्वरक मिल रहा है, तो आपको 40 रुपया सरकार आपके अकाउंट में डायरेक्ट दे देगी। ये 40 रुपया आपको सरकार डायरेक्ट देगी, आपको 100 रुपया देना है लेकिन 40 रुपया आपको सरकार लौटाएगी। जैसा कि आपको गैस वाला में जानते हैं, गैस कनेक्शन में क्या होता था कि आप पैसा पूरा दे दीजिए, उसके बदले में पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा। वही कहानी यहाँ पे हो रहा है। कीटनाशक, भारत की उष्ण कटिबंधीय स्थिति में कीटनाशकों की आदर्श स्थिति है। क्यों? क्योंकि देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारत पड़ता है, तो यहाँ का जो ह्यूमिडिटी होता है, यहाँ को जो आर्द्रता होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब बहुत ज्यादा होगा तो इसमें कीटनाशकों के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न होता है यहाँ रहने के लिए। न तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ता है, न ज्यादा ठंडा पड़ता है। अब इन दोनों के बीच में संक्रमण का जो जोन होता है, इसमें कीटनाशकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए भारत को कृषि के लिए महत्वपूर्ण, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे आप कि टिड्डा का समस्या आया था। टिड्डा का समस्या आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ बिहार तक, झारखंड तक पहुंच गया था। टिड्डा जो पश्चिम साइड से आए थे, ठीक है, टिड्डा जो पूरा कपास की खेती को, कपास का खेत पूरा नष्ट कर दिए, धान का नेस्ट पूरा खत्म कर दिए। इस तरीके से टिड्डा का समस्या हमेशा बना रहता है भारत में। इसका समाधान कैसे, एक ही कीट
एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन में आपका उर्वरक भी साथ में आपको दे दिया जाएगा और साथ में आपका ठीक है, तो उर्वरक भी साथ में दिया जाएगा, या कीट से प्रबंधन मतलब जितना भी आपका समस्या है, कीटनाशक दे दिया जाएगा, उसी में आपका उर्वरक दे दिया जाएगा। इस तरीके से कीट प्रबंधन, आपका एकीकृत कीट प्रबंधन समस्या। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, ठीक है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होता है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि इस बस इतना जान लीजिए, शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जैसे कि आपका खाद का उपयोग, उर्वरक नहीं, खाद का उपयोग करना है, और आपका जितना भी खाद कैसे बनाया जाता है वो आप लोग जान ही रहे होंगे। एक गड्ढा गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें जितना भी गोबर होता है या जितना भी पत्ते होते हैं या जो भी स्ट्रॉ होता है वो इसमें डाल दिया जाता है और उसमें से केचुआ या कुछ भी छोड़ दिया जाता है, अब एक खाद बन गया। तो शून्य बजट कृषि में एक खाद का यूज किया जाता है, यानी कीटनाशकों का यूज नहीं किया जाता है और जो खेती होता है उसका यूज नहीं किया जाता है, नीम कोटेड यूरिया का यूज किया जाता है। तो यही सब आपका हो गया, ठीक है। हरित खाद का उपयोग करना ये आवश्यकता महसूस होती है। वित्तीय सहायता में भारत में 75% किसान जो है क्या है, ऋण से ग्रसित हैं, ठीक है। 75% छोटे किसान है जो साहूकारों से ऋण लेकर कृषि करते हैं, और जब कृषि करते हैं तो क्या है आपका, वही ऋण में पड़े हैं। उत्तर पूर्व में 1% से कम किसान भी संस्थागत ऋण उठा पाते हैं। मान के चलिए कि जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है वहां पे 1% किसान ऐसे हैं, 1% से कम किसान है ऐसे हैं जो संस्थागत ऋण का फायदा उठा पाते हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे साहूकार है, साहूकार से ऋण कौन लेगा, किसान लेगा, किसान को क्या लेगा, ऋण लेगा, ऋण वो कृषि में लगाएगा, कृषि अच्छा उपज नहीं हुआ, कृषि का उपज नहीं हुआ तो अब क्या हुआ, इसको ऋण चुकाना है, और जब ऋण चुकाना है तो ये ऋण चुका नहीं पाएगा, ऋण नहीं चुका पाएगा, फिर किसान कहाँ जाएगा, साहूकार पास जाएगा। ये यहाँ पे ऋण देने वाला था लेकिन नहीं होगा। अब क्या हुआ कि साहूकार पैसा मांग रहा है, अब किसान क्या करेगा, अच्छा ठीक है मालिक इस बार नहीं हुआ, अगली बार साहूकार से फिर ऋण लिया, फिर ऋण लिया, फिर कृषि में लगाया, फिर कृषि में। अब इस तरीका से जो ये आपका ऋण जाल जो है ना, इसको ऋण जाल बोलते हैं। अब ये ऋण जाल हमेशा चलते रहता है, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में ये हमेशा ये आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, और इधर भारत के और अच्छा यह चक्र चलता रहता है जिससे किसान प्रभावित होते जाते हैं, ठीक है, प्रभावित होते रहते हैं। इसके समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, भंडारा, तो भंडारागार, ठीक है, भंडागार, ठीक है, भंडारागार आप बनाइए। उसमें क्या होता है, विकास विनिमय नेगोशिएबल वायर हाउसिंग रिसिप्ट लाया गया। देखिए इसमें क्या लाया गया, देखिए NWR क्या है कि नेगेटिव से नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट है। मान के चलिए कि किसान के पास ना उपज है, धान है, गेहूं है, तो वो क्या करेगा किसान कि वो डायरेक्ट ले जाके बाजार में बेच नहीं सकता है, और जब बाजार में बेच नहीं सकता है तो उस मान के चलिए उचित मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों बेचेगा किसान। मान के चलिए प्याज 20 रुपए केजी उसको बेचना है, लेकिन वो किसान उसको 10 रुपए में कोई खरीद रहा है, तो 10 रुपए में खरीद रहा है तो क्यों बेचेगा, 20 रुपए का लॉस हो रहा है। अब किसान क्या करेगा ना, वो अपना उपज को ले जाके एक गोडाउन में रख दिया, वो सरकारी गोडाउन है उसमें रख दिया। अभी क्या करेगा कि एक रिसिप्ट देगा, यहाँ पे नाम लिख दिया, यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका साइन कर दिया। अब ये रिसिप्ट, अब किसान क्या करेगा, उसको दूसरा फसल बोना है, मान के चलिए धान फसल कटता है तो गेहूं का फसल होता है, तो गेहूं का फसल बोना है तो उसको उसके पास बीज नहीं है, उसके पास खाद नहीं है, उसके पास संसाधन नहीं है। अब किसान क्या करेगा, जो ये जो रिसिप्ट है उसको ले जाके बैंक को दे देगा, ठीक है, बैंक को दे देगा। अब बैंक क्या करेगा कि किसान को ऋण दे देगा, बैंक किसान को ऋण दे देगा इसी रिसिप्ट पे। अब जब किसान को लगेगा कि नहीं अब मेरा प्रोडक्ट ऐसा बेचने लायक हो गया है, उचित दाम बिक रहा है, तो फिर जाएगा ये यहाँ से निकालेगा और जाके बेच देगा, और उसको जो पैसा आएगा ये रिसिप्ट इसको पहुंचा देगा और बैंक को पैसा अपना दे देगा, बात खत्म।
वही आपका होता है नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट होता है। देख किसान अपनी फसल यहाँ जमा करके उठा सकता है, पैसा उठा सकता है, उचित दाम मिलने पर वो बेच सकता है। उसी तरीके से होता है कर्ज माफी, ऋण माफी, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी योजना, ठीक है, तो उचित ठहराना, उच्च करना, यानी कि वास्तविक किसान जो होते हैं उनका कर्ज को माफ कर दीजिए, उनका ऋण को माफ कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको कुछ सहारा मिल सके। संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। संस्थागत ऋण आपको उपलब्ध कराना, अगर संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं कराएंगे तो किसान साहूकारों के पास जाएंगे, साहूकार पास जाएगा तो किसान को ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऋण उस तरीका से लेना पड़ेगा। तो आपका ये हो गया। उसके लिए बैंकों द्वारा प्राथमिक इकाई ऋण व्यवस्था मजबूत करना, यानी कि जो बैंक है वहां पे प्राथमिक इकाई के लिए जो ऋण का जो होता है वो देना। जैसा कि देखें, आप जानते होंगे कि बैंकों को ना 40% तो प्राइम सेक्टर लेंडिंग बोला, पीएसएल बोला जाता है, प्राइम सेक्टर लेंडिंग, यानी प्राथमिक क्षेत्रों को 40% ऋण देना पड़ता है, देना हो अनिवार्य होता है। क्या कितना किसान इसका फायदा उठा पाते हैं, जान रहे ना, यानी कि सुविधा है, लेकिन वो सुविधा इतना पेचीदा है ना, किसान खुद ब खुद उसको छोड़ देता है। ठीक है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है, उस तरीके से आप वित्तीय समावेशन तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है, कि पैसा को समावेशित करना किस तरीके से बैठना। जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे वहां पे वित्तीय समावेशन देखेंगे, फिलहाल हम लोग वित्तीय समावेशन देखें, जैसे कि आपका जनधन खाता योजना था ना, वो वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। ठीक है, एपीएमसी एक्ट 2020 को लागू करना, ठीक है, और ई नाम को, ई नाम, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। एपीएमसी एक्ट क्या है, अब ई नाम का, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग जब देखेंगे, जब अभी किसानों का समस्या जब अभी आएगा एपीएमसी एक्ट में हम लोग आएंगे, वहां पे देखेंगे आपको। ठीक है, ई नाम जिस तरीके से आपका रिसिप्ट होता है नाम हो, उस तरीके से इसको करेंगे हम लोग वहां पे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना, जैसा कि ऊपर हम लोग देखे थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ावा देना, अधिकांश फसलों को अंतर्गत लाना, ठीक है, एमएसपी देना और अधिकांश। ठीक है, आगे देखिए, उपरोक्त क्रियाओं के आलोक में कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास अनेक जो योजना है वो मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि उपलब्ध हम लोग जितना देखे उतना योजना तो दिए ही, साथ में देखें यहाँ पे क्या है, फसल सब्जी दूध का कॉरिडोर बनाना। मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि गांव है, यहाँ पे फसल फसल भी हो रहा है, सब्जी दूध हो रहा है, यहाँ पे शहर है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कॉरिडोर बना दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पहुंचे। उसी तरीके से नई कृषि संबंधित कानूनों को क्रियान्वित करना, जैसे एपीएमसी एक्ट लाया गया, ई नाम लाया गया, एमएसपी लाया गया, ठीक है, तो ये सब समझ, ये सब नया नया कृषि कानून लाना चाहिए। उसी तरीके से देखिए, पशुपालन को प्राथमिकता देना, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा पशु हमारे देश में है, हमारे देश में जान ही रहे पशु कितना है, तो पशुपालन को भी प्राथमिकता दीजिए। न कि फिर इसमें धान गेहूं बस इसमें उपजा रहे हैं, मुर्गी पालन यानी मिश्रित कैसे कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, मान के चलिए कि हमारा जो देश है ना उसमें 40%, 40 से 46% इसमें क्या होता है कि जो खाद्यान्न जो होता है ना हमारा बर्बाद होता है। जैसे टमाटर, ठीक है, दिन भर सब्जी वाले टमाटर बेचते हैं, शाम को टमाटर खराब हो जाए तो उसको फेंक देते हैं, उसको प्रिजर्व कीजिए, उसको केचप बनाइए, केचप बना के उसको मार्केट में बेचिए। तो ये सब होता है खाद्य प्रसंस्करण। हमारे जो डेयरी, विश्व में सबसे ज्यादा डेयरी हमारे इंडिया में होता है, ठीक है, विश्व से सबसे ज्यादा पशु जनसंख्या हमारे यहाँ है, तो डेयरी प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, उसका उचित उपयोग नहीं हो पाता है। उचित उपयोग करने के लिए हम लोग बड़े बड़े जो वेयर हाउस बना सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हैं, इससे तो निर्यात जोन हम लोग का बन जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि प्रिजर्व होगा, खाद्य प्रसंस्करण होगा, तो जो ये 40 से 46% जो फेंका जा रहा है, ठीक है, तो ये तो बचेगा ना, तो इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्व में निर्यात कर सकते हैं ना। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे बोला गया है, देखिए उसके वजह से एक रिपोर्ट के अनुसार भारत, ठीक है, भारत इसका उपयोग जीडीपी में 10 से 15% तक ला सकता है। सोचिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को जब बढ़ावा मिलेगा तो अपना जीडीपी में 10 से 15% बढ़ा सकता है अपना जीडीपी को। सोच लीजिए कितना बड़ा मार्केट है ये, ठीक है। भारतीय कृषि घरेलू मामलों तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्वीकरण मुद्दा हो चुका है।
ठीक है, कितना है आपका वैश्वीकरण का मुद्दा बन चुका है। तो इसमें क्या होता है कि जो वैश्विक कृषि हो जाती है, जब कृषि का वैश्वीकरण हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है तो डब्ल्यूटीओ संस्था है। ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे कि डब्ल्यूटीओ जो है ना कहीं जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका तो अमेरिका हो गया, तो वो हमेशा सारे देशों पे डोमिनेट करके रखता है, डब्ल्यूटीओ में जज की नियुक्ति नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, डब्ल्यूटीओ में जो भारतीय कृषि है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव बना के रखता है। ठीक है, तो भारत विकासशील अवस्था में यहाँ किसानों के पक्ष में नहीं है, अतः सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जैसे एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, अब एमएसपी दिया जाएगा तो क्या बोलेगा डब्ल्यूटीओ कि नहीं, आप एमएसपी नहीं दे सकते हैं। भारत बोलेगा कि हम एमएसपी देंगे। एमएसपी देंगे तो क्या है कि दोहा राउंड को याद करेगा कि अच्छा दोहा में तुमको क्या बताए थे, क्या करना था, तुम बताओगे? तो बोला कि हम बताए थे, लेकिन आप विकसित है, हम विकासशील हैं, भैया हम तो देंगे, प्रोत्साहन देंगे। आप अपने किसान को 5% भी अगर आप मदद करते हो तो उन लोग को बहुत ज्यादा, क्योंकि आप डॉलर में हो। ठीक है, हम तो देंगे। तो इसी में हमेशा कसमकस हमेशा बना रहता है। तो डब्ल्यूटीओ अन्य सदस्य को भारत के विभिन्न मुद्दों पर घेरते रहा है। जैसे देखिए, शुल्क एवं गैर प्रशुल्क अवरोध, मात्रात्मक अवरोध लगा देगा। मात्रात्मक, इसमें क्या होगा कि जैसे कि मात्रात्मक बोलेगा कि नहीं, आप 100 टन, ठीक है, 100 टन ही आप मिर्च भेज सकते हैं, लाल मिर्च भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मात्रात्मक मात्रा लगा दिया कि नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो मान के चलिए कि आपके पास 200 टन है, कोई बोलेगा हम 100 टन तुमको भेजने देंगे, ये कोई बात में नहीं हुआ। ठीक है, तो बोला सऊदी अरब में आम, चीन में लौह अयस्क का अवरोध लगा दिया गया। ठीक है, यूरोपीय देश में लाल मिर्च भेजा जाता था, भारत में लाल मिर्च होता है। यूरोप बोल दिया कि नहीं, इसमें मात्रात्मक लगा दिया, कैप लगा दिया कि नहीं, इतना से ज्यादा आप नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये तो तंग करने वाली बात होती है। सामाजिक अवरोध, जैसे कि सामाजिक अवरोध में क्या हो गया कि अमेरिका, जैसे मान के चलिए जो कालीन जो बनता है ना, बनारस में जो कालीन बनता है, या वो यहाँ पे बनारसी साड़ी बनता है, तो अमेरिका इसमें दबाव बनाता है कि नहीं, आपके यहाँ ना बच्चे लोग काम करते हैं, टीनेज काम करते हैं, 12-14 साल के बच्चे काम करते हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कि मानवाधिकार के खिलाफ है। तो मानवाधिकार के खिलाफ है, इसलिए अमेरिका बोलेगा, ब्रिटेन बोलेगा कि हम वो सामान नहीं खरीदेंगे। तो आपका सामाजिक अवरोध हो गया, यानी सामाजिक मुद्दा को बना के अवरोध बना दिया गया कि नहीं, ये नहीं लेंगे। उसी तरीके से पर्यावरणीय उद्योग, जैसे कोल्हापुरी चप्पल, बीटी कॉटन, बासमती चावल, इसने बोला कि नहीं, बीटी कॉटन है ना, तो बीटी कॉटन अब जब आप देंगे तो बीटी कॉटन में ऐसा कुछ कीटाणु होते हैं जो वहां के पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल बनाने में धुआं निकलता है, वहां का जो पर्यावरण होता है प्रदूषित होता है। तो इस तरीके से पर्यावरणीय अवरोध लगा देगा, बोलेगा कि नहीं हम नहीं लेंगे, डब्ल्यूटीओ से लगवा देगा, अवरोध लगवा देगा। ठीक है, ये मुद्दा जब डब्ल्यूटीओ में जाएगा तो स्टे लगा देगा कि नहीं ठीक है, हम लोग फैसला करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, दोहा डेवलपमेंट राउंड, इसके अंतर्गत क्या था, कृषि से संबंधित समझौता हुआ, बाजारी अनुमति दिया जाएगा, निर्यात सहायकी दिया जाएगा, यानी ये 3 मुद्दा पे दोहा डेवलपमेंट राउंड चलता है। इसमें आगे क्या है देखिए, इसमें क्या बोला गया था दोहा में, देखिए भारत विकसित देशों द्वारा घेरा गया, भारत तीनों से संबंधित आयात निर्यात नियमों में ढील दे, परंतु भारतीय किसानों को हानि होगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया ना कि दोहा राउंड में ये बताया गया था कि कोई भी देश अपना 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकता है, अपना जीडीपी का 10% से ज्यादा नहीं दे सकता। तो सोचिए भारत का जीडीपी कितना है और अमेरिका का जीडीपी कितना है, अगर वो अपना जीडीपी का 5% भी दे तो भारत का जितना जीडीपी, मतलब कि देश का जो जीडीपी है वो पूरा का पूरा चला जाएगा वैसे ही। तो भारत बोलता है कि ये कैसे होगा, उसी तरीका से उसमें क्या लगाया गया कि सहायकी दिया गया, उसमें ना एक आपका बना दिया गया कि चलो ठीक है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी हो गया आपका, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो गया आपका। ठीक है, आपका ग्रीन बॉक्स हो गया, आपका ब्लू बॉक्स हो गया, एम्बर बॉक्स हो गया। इसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो गया, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग को उसमें मिल जाएगा। तो ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडी हो गया ना, उसमें यह बात बोला गया कि आप दे सकते हैं, जैसे कि कृषि पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो आप दे सकते हैं। ठीक है, किसानों को बीज का उत्पादन करना है तो दे सकते हैं, उसमें रिसर्च होगा तो दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, दे सकते हैं। आपका हो गया आपका
ठीक है। आपका ब्लू बॉक्स में है कि हाँ कुछ क्षेत्र में दे सकते हैं, सब क्षेत्र में नहीं दे सकते, कुछ क्षेत्र में दे सकते हैं, और उसमें भी कैप लगाया गया। और सबसे ज्यादा अगर डिफिकल्टी जाता है तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में आता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी में कहा गया है जैसे कि भारत में उर्वरक पे सब्सिडी दिया जाता है, कीटनाशक पे, बीज पे सब्सिडी दिया जाता है, एमएसपी दिया जाता है, तो इसने बोला कि नहीं आप ये सब नहीं दे सकते हैं, तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है और सबसे ज्यादा भारत को यहीं पे घेरा जाता है। ठीक है। ये सब हम जब आप लोग जब हम लोग वित्तीय संस्थान पढ़ेंगे ना, जब IMF, WTO या वैश्विक मुद्दा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको अच्छा तरीके से कवर करेंगे। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक कृषि से समस्या है, कृषि का समस्या है, WTO कैसे परेशान करता है और थोड़ा सा झलक दिखा के आपको आगे निकलना है। अब क्या है देखिए, उपरोक्त तथ्यों के अलावा भारत के किसानों को दी जाने वाली निर्यात सहायक खाद्य सुरक्षा को लेकर WTO में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय किसानों को रोका गया, यूरोपीय देशों द्वारा अभी जैसा कि बताया लाल मिर्च को रोक दिया गया। भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, WTO में जरूरत पड़ने पे अपना सुरक्षा प्रदान करता है। यह था विकसित देशों द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाई गई बाधाओं को दूर करना। क्या किया जा सकता है, मतलब क्या करना चाहिए, तो विकसित देशों पे दबाव बनाया जाना चाहिए, भारतीय वस्तुओं पर जो बाधा है उसको दूर करो। दूसरा में भारत कृषि सहायकी के नियमबद्ध तरीके से छूट दो। भाई कैसे करोगे, छूट दो। उसी तरीके से अगला कर सकते हैं ट्रिप्स जो कानून है, ट्रिप्स कानून का भारतीय पेटेंट को सुरक्षित करना, जैसे कि मान के चलिए भारतीय पेटेंट को सुरक्षित करने के बारे में बताता है। तो भारतीय पेटेंट यानी कि जो भी है, मान के चलिए कि जो आपका चिप्स है, आलू, ठीक है, अंकल चिप्स आया करता था, तो अंकल चिप्स आता था तो ब्रिटेन में उसको, सॉरी अमेरिका में उसको पेटेंट करवा लिया गया, भारत में बेचा गया। ठीक है, या हल्दी है, हल्दी को पेटेंट कर दिया गया। बताइए, अमेरिका वाले उसको बंद करके पैक में चिप्स बेच रहे हैं, और हमारे यहाँ शुरू से बचपन से ही हर घर में आपको, अभी आजकल के मौसम में हर घर में आपको चिप्स काटने के लिए मिलेगा, हर घर में चिप्स बनता है। तो बस इस WTO में गया, अमेरिका को केस हारना पड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखिए, जो ये क्वेश्चन था आप लोग के सामने, एक मॉडल क्वेश्चन था, ये मॉडल क्वेश्चन आप लोग को बताया गया कि आप किस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, अपने से लिखिए। इसके बाद में जो भी आपको ये इसमें बताया कि इस वीडियो के एक बार देखिए आप लोग, इसको लिखकर हमारे जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप जो चैनल है, ठीक है, उस पे आप लोग ये जो नंबर आप लोग को दिख रहा है, इसी नंबर पे आप लोग इसको सेंड कीजिए। हम लोग यहाँ से चेक करके आप लोग को बताएंगे कि कहाँ गलत है, कहाँ पे क्या है। तो गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से आप लोग को हर रूप में सहायता किया जा रहा है। आप उस सहायता जो सहायता किया जा रहा है उसका लाभ उठाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से इसका फायदा भी उठा रहे हैं और अच्छा से JPSC में सिलेक्शन आप लोग लें। ठीक है दोस्त, और कटअप के लिए बस बार बार बोल रहा हूँ, कटअप के लिए इसमें झगड़ा न करें। कोई बोल रहा है 110 होगा, कोई बोल रहा है 85 होगा, तो होने दीजिए ना यार, उसमें क्या दिक्कत है। अभी जब आंसर की आएगा, फाइनल आंसर किया आएगा, तब हम लोग मिलाएंगे। और आज तक बताइए कि कौन ऐसा आदमी है जो बोल दिया कि कटअप इतना आएगा तो उतना ही आएगा। तो कटअप एक ना एक दायरा होता है, एक आपको मतलब एक सहारा दिया जाता है कि नहीं, अगर आप पिता में हैं तो आप सही डायरेक्शन में चलें, और नहीं है तो भैया दूसरा डायरेक्शन में चलें, दूसरा जॉब की तैयारी करें। तो इसमें किंतु परंतु नहीं करना है, अपने में अखाड़ा में नहीं लड़ना है दोस्त, ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग आगे का तैयारी में लगे। आगे लोग, अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।